नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल की एफसीएस पर। गाइस, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं इस पे डिस्कशन करेंगे हम वुमेन टीम जो इंग्लैंड में जा चुकी है। 3 T20 सीरीज का मैच खेल चुके हैं, 2 मैच और बाकी है। इंग्लैंड वुमेन और इंडिया वुमेन कैसा मैच होने वाला है, हमारे साथ कुछ ही देर में गेस्ट भी जुड़ सकते हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि स्क्वाड क्या है और 11 हो सकती है, क्या बदलाव हुए हैं और पिछला मैच जो है इंडिया टीम कैसे हारी है, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ऐसा हुआ जो है पिछला मैच क्यों हारी है, उस पे बात करूं तो कंप्लीटली मतलब मिस कैलकुलेशन, अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा। मिस कैलकुलेट किया, जिस तरह से टारगेट को चेज करना चाहिए था उस तरह से टारगेट को चेज नहीं किया। शिवाली वर्मा और स्मृति राणा के अच्छी शुरुआत के बावजूद जो नीचे रॉबर्ट्स को बोले हैं, हरमनप्रीत कौर बोले, और काफी हद तक ऋचा घोष भी इसके लिए जिम्मेवार है। और हरमनप्रीत कौर जो है लास्ट में रन नहीं बना पाती है, मतलब एक तो बोल है चोकिंग, चोक कर दिया था लास्ट मोमेंट पे। तो आप कह सकते हैं कि वो सबसे बड़ा इशू बना इस टीम के लिए। अब आगे क्या, अगर आप तो जहाँ पे इनके मैचेस होने वाले हैं, अब आगे क्या हो सकता है? अब आगे मैच होगा मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि मैनचेस्टर में थोड़ा बहुत जो है स्पिन प्ले में आ सकता है, थोड़ा बहुत स्पिन प्ले में आएगा, बाकी अच्छी खासी बैटिंग विकेट रहेगी। ऐसा देख के लग रहा है कि इंडियन टीम जो है फिर से डोमिनेट करते हुए नजर आ सकती है। फर्स्ट मैच में भी हमने देखा स्पिनर्स ने किस तरह बॉल डाला, जैसे चर्नी है, चर्नी ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली है। उसके अलावा दीप्ति शर्मा ने अच्छे ओवर्स डाले। स्नेह राणा को जलवा दिखाने का अभी तक मौका मिला नहीं है, लेकिन हो सकता है इस मैच में स्नेह राणा अच्छा हो। मैच टाइमिंग जो है ये इंडियन टाइमिंग 11 PM है, तो कल ये मैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप मेरे से पूछें कि इसकी जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकती है, तो इंडियन टीम की तो सेम ही रहने वाली है। स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, जमीमा रॉड्रिक्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा और निति रेड्डी शर्मी, ये और एक अमनजोत कौर विकेट है। अमनजोत कौर की बात करूं तो सेकंड ओडीआई में बहुत अच्छा उन्होंने किया, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट किया। बट अभी यहाँ पे सवाल ये है कि क्या आगे और क्या हो सकता है, आगे और कैसे परफॉर्म करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अब अगर आप ये मैच हारते हैं तो फिर इंग्लैंड के लिए मौका है सीरीज में वापसी करने का और सीरीज अपने नाम करने का। फिर लास्ट वाला मैच और भी टक्कर वाला हो सकता है। नेक्स्ट जो आखिरी T20 मैच है वो होगा बर्मिंघम में। तो बर्मिंघम में T20 मैच होगा तो फिर से आप ये कह सकते हैं कि बैटिंग विकेट होगी। तो इंडियन टीम के लिए अच्छा मौका है कि मैनचेस्टर में ही सीरीज को उठा लिया जाए। पिछले मैच की तो नेटली सिल्वर ब्रंट जो है वो अवेलेबल नहीं था, ठीक है। और बहुत ही मतलब शॉकिंग वाली चीज थी मेरे लिए और जो भी फैंस थे उनके लिए, मतलब एक बहुत बड़ी प्लेयर आउट थी, न्यू कैप्टन था। और आप न्यू कैप्टन के पास भी आप खेल पाए। सोफी डंकली और डेनियल वॉट ने इतना बढ़िया पार्टनरशिप करी कि वहां पे आप पूरी तरह से फ्लैट नजर आए। उसके बाद नीचे जो बल्लेबाजी करने आई टैमी ब्लूमाउ, जो कि मतलब पूरी तरह से टेस्ट बैटर है, उस टेस्ट बैटर ने T20 में अच्छी कप्तानी करी, अच्छी बल्लेबाजी भी करी, सब कुछ बहुत अच्छा किया और चेंजेस भी बहुत अच्छे किए। इसी वॉन्ग
वोंग जो है इनके पास ओनली T20 में अगर मैं बात करूँ, आईपीएल में ज्यादा इनको मैंने देखा है, बाकी अपने कंट्री में लीग में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो इसी वोंग जो है ज्यादा रहती नहीं है इंग्लैंड के साथ भी, ज्यादा उनके सिलेक्शन इश्यूज रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इसी वोंग ने परफॉर्म किया वो अपने आप में काबिल तारीफ। तो टैमी ब्यूमाउंट की जो है बहुत ही अच्छी शानदार पार्टनरशिप रही, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंग्लैंड टीम को जो है एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली है कि टैमी ब्यूमाउंट एक ऐसा ऑप्शन मिल चुका है कि नेटली सिल्वरब्रंट के बाद ये कैप्टन हो सकते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है अच्छा फिर टक्कर वाला होने वाला है, क्योंकि इंडियन टीम जो है चोक कर जा रही है लास्ट मोमेंट पे। अब मैं ये भी सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ इसमें कि आप प्लेइंग 11 चेंज कर दीजिए, 11 में चेंज करें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो बाहर बैठे हुए हैं उसमें यस्तिका भाटिया है और हरलिन देवल है। तो कुल मिला के मतलब ऐसा कोई T20 का कोई महारत ही नहीं बैठा है। आपको अगर यस्तिका भाटिया को लाना है तो फिर आपको ओपनिंग की जगह खाली करनी पड़ेगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि एक प्लेस अलग करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि आना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी प्रिडिक्शन वाइज चांसेस उसके ब्राइट हैं। मुझे लगता है कि मैं इतना इम्प्रेस्ड नहीं हूँ। अगर आप मेरे से पूछे हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी से इम्प्रेस नहीं हूँ। अगर स्मृति मंदाना होती तो शायद मेरा कहना ये होता कि मैं 60-40 फेवर ऑफ टीम इंडिया जाता, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि इंडिया का जो है चांस थोड़ा सा कम है, और इंग्लैंड जो है यहाँ से वापसी करते हुए नजर आएगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी लेट्स सी, ये तो गेम के बाद ही पता चलेगा, और देखते हैं क्या होता है। बाकी इंग्लैंड की टीम जो है, अगर आप मेरे से कहें कि बॉलिंग में सबसे ज्यादा इम्प्रेस किसने किया, वो है चार्लेट डीन। चार्लेट डीन बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि क्वालिटी स्पिनर होता है, और एक होता है कि बस काम चला। मैं काम चलाऊ स्पिनर मानता हूँ। डी ने इतना छोड़ डाला कि मैच जो है जो इंडिया की गिरफ्त में था वो बाहर आ गया। उसके बाद वॉन्ग को भी विकेट मिली। तो ऐसा होता है कई बार, बॉलर को लगता नहीं है कि मतलब उसमें क्वालिटी है, बट वो परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी कर जाए। तो ये ऐसा होता है कई बार, और ये चीज देखने को मिली पिछले मैच में, और यही एक रीजन है कि इंडिया टीम और इंग्लैंड टीम में यही डिफरेंस था पिछले मैच में कि हमारी टीम बहुत सालों बाद हमें मतलब ये मौका मिल रहा है कि हम जो इंग्लैंड को परास्त करें जाके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, और लग रहा है कि इंडियन टीम को जो है ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके जो ऊपर के गेंदबाज हैं वो खेल तो रहे हैं, लेकिन जो लोअर ऑर्डर है वो साथ नहीं है। आपने दीप्ति शर्मा को काफी नीचे रखा हुआ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं देख। दीप्ति शर्मा अगर नहीं खेलती है वहां पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार फिर ना कुछ भी फायदा नहीं है, फिर सब कुछ वेस्ट है। समझ रहे हो? तो मुझे लगता है दीप्ति शर्मा को आपको जो है वो वहां पे यूज करना चाहिए, ऊपर करना चाहिए। आप जब होते हैं, मेरे को कई बार लगता है कि दीप्ति शर्मा को इस पोजीशन पे आना चाहिए जहां पे हरमनप्रीत कौर और उसके बाद जमीमा को भेजते। तो जमीमा का जो मतलब खेलने का स्टाइल है वो ओडीआई टाइप ऑफ स्टाइल है, और T20 वाला स्टाइल वो होना चाहिए कि भाई आओ और आके हिटिंग करना स्टार्ट कर दो, तो वो सेट होने के लिए नहीं जाते। तो जमीमा की जगह मुझे लगता है कि आना चाहिए, और इनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और कुल मिला के ओवरऑल आप मेरे से पूछें कि देखिए अगर टीम इंडिया कैसे इम्प्रूव कर सकती है, तो मुझे लगता है यही एक रास्ता है कि आप जो है सेटिंग 11 खिलाओ, जहाँ पे जिसको होना चाहिए वही हो। ठीक है, हमारे साथ भावेश भाई हैं, इनसे पूछते हैं। भावेश भाई कैसे हो एक आप? एक मिनट रुक जा भाई, ट्राईपोड पे लगाने दे मोबाइल को। ठीक है, ट्राईपोड पे लगाने दे मोबाइल को। ये तो साथ जुड़ते हैं तो उससे बात करते हैं हम कि अभी तक इस सीरीज की जो कहानी है वो स्टार्ट तो बड़े अच्छे से हुई थी, बट क्या इस तरह से होगी उस पर बात करते हैं। भाई स्टार्ट करें डिस्कशन।
हाँ ठीक है। तो भावेश भाई, सीरीज बहुत शानदार शुरुआत हुई हमारी। अगर इंग्लैंड और इंडिया के इतिहास की बात करें तो हम कभी इतना डोमिनेट नहीं करते थे जो स्टार्टिंग ऑफ द गेम हमने डोमिनेट किया। स्पेशली मतलब भावेश भाई, पहली वुमेन क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है, तीनों फॉर्मेट में, स्मृति मंदाना। तो उनके बारे जी में क्या कहना चाहोगे? जी, स्मृति मंदाना हमारे इंडियन टीम के अंदर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ना केवल इंडियन टीम है बल्कि अगर वर्तमान की अगर बात की जाए वर्ल्ड करके वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट में उनका टॉप 5 में मैं उनको देखता हूँ। जो अच्छी बैट्सवुमेन्स मुझे दिखती हैं, मुझे एलिस पेरी, बेथ मूनी, नेथिल सीवर के बाद में जो खिलाड़ी नजर आती है तो वो स्मृति मंदाना नजर आती है। और काफी अच्छा इनका टेम्परामेंट है। और स्मृति मंदाना का जो गेम प्ले है ना, मुझे सौरव गांगुली की याद दिलाता है, जो कि गॉड ऑफ ऑफ साइड माने जाते थे। जिस तरीके से वो गैप को पियर्स करते थे, निकालते थे बोलों को, वही स्टांस खेलने का तरीका गांगुली जो यंग थे उससे काफी मैच करता है इनका। और बहुत अच्छा खेलती है। पहले इनकी शॉर्ट बॉल पे थोड़ी खामियां थी, लगता है कि इस पे भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। तो काफी बेहतर नजर आई है स्मृति मंदाना और बहुत अच्छा लग रहा है इस सीरीज में उनको रन करते देख करके। भावेश भाई, आप अगर बात करें, मतलब जैसे अब हम स्मृति मंदाना की बात करते हैं तो स्मृति मंदाना के बारे में जनरली क्या आती है कि मतलब एक क्लासी प्लेयर है, ज्यादा उठा के नहीं मारेगा, पहले सेट होगा फिर उसके बाद रन्स बनाएगा। तो कवर ड्राइव के अलावा अगर मैं बात करूं फर्स्ट गेम में, स्मृति मंदाना ने हम सब मतलब बहुत आश्चर्य हुआ देख के कि मतलब स्मृति मंदाना भी दोनों साइड खेल तरीका वो बदला ऑल। खैर ये तो आपके गलत भ्रांति है कि वो तेज नहीं खेलती है। अगर ऐसा होता तो वो वुमेन बिग बैश नहीं खेल रही होती। वो इंग्लैंड का नेटवर्क T20 या जो टेंस क्रिकेट है उनकी वो नहीं खेल रही होती। वो तेज खेलती है और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया T20 ब्लास्ट में भी, वुमेन बिग बैश के अंदर भी। जो कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, उसके लिए वुमेन के साथ खेलना, प्लेइंग 11 में होना, तेज खेलना तो दिखाता है कि तेज खेलती है, वरना धीमे खेलती तो उनको कोई पिक भी नहीं करता। तो तेज खेलती है, खुला गेम है उनका, लंबे शॉट्स मारने में बिलीव करती है। छक्के मारने के लिए वो लेग साइड को प्रीफर करती है और मिड विकेट को और मिड ऑन को ज्यादा करती है वो। और काफी सुलझा हुआ गेम है उनका, परिस्थिति के हिसाब से खेलने वाली खिलाड़ी है। ये ऐसी खिलाड़ी है जो कि जमीन पर खेल करके पारी को आगे भी लेके जा सकती है और जरूरत पड़ने पर बिग शॉट भी खेल सकती है। तो ये एक ओवरऑल कह सकते हैं कि कंप्लीट प्लेयर है। सिचुएशंस को खेलती है, जैसी सिचुएशन की डिमांड होती है वैसा इनका क्रिकेट है। तो काफी इनका क्रिकेटिंग ब्रेन बहुत अच्छा है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने गेम प्ले को ढालती है, क्योंकि इनके पास दोनों तरह का गेम है। और धीमे भी खेल सकती है, पारी को आगे लेके परवान भी चढ़ा सकती है और लंबे शॉट खेल करके रन रेट को भी एक्सेलरेट कर सकती है। बिल्कुल भावेश भाई, आप लेकिन एक लीडरशिप की बात करें, और इसमें एक डिफरेंस नजर आता है स्मृति मंदाना की लीडरशिप में और एक हरमनप्रीत कौर की लीडरशिप में, इनफील्ड हो या बैटिंग पोजीशन चेंज करने में, क्या डिफरेंस है दोनों में? हरमनप्रीत कौर है और स्मृति मंदाना है। खैर इन दोनों को एज अ प्लेयर कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों अलग सिचुएशन में खेलती हैं। स्मृति मंदाना है वो ओपनिंग करने आती है, नया बॉल का सामना करती है और पावर प्ले में इनका काम होता है रन रेट को आगे बढ़ाना। हरमनप्रीत कौर है वो मिडिल ऑर्डर में आती है, लोअर मिडिल ऑर्डर में आती है, इनका काम होता है पारी को आगे लेकर के चलना। लेकिन जिस तरीके से अगर दोनों अपना काम किस तरीके से करेंगे उसको देखा जाए तो स्मृति मंदाना ने अपना काम बहुत बखूबी किया है पिछले कुछ सालों से। वही दूसरी ओर हरमनप्रीत कौर ने लगातार निराश किया है, इनकी लीडरशिप ने निराश किया है। कितने बुरे दिन दिखाए हैं हरमनप्रीत कौर की लीडरशिप ने हमको, कि पाकिस्तान जैसी टीम, बांग्लादेश जैसी टीम से हमें हार का सामना करना पड़ा है। ये बहुत बुरी बात है। बांग्लादेश जैसी टीम हमें वुमेन क्रिकेट में हरा रही है या पाकिस्तान जैसी टीम हमें वुमेन क्रिकेट में हरा रही है, शर्मनाक बात है। और इतने साल हो गए हरमनप्रीत को कप्तानी करते हुए, एक भी आईसीसी का अवार्ड इन्होंने अपने इंडिया को, देश को नहीं जितवा पाई अपनी लीडरशिप स्किल के अंदर। और
कंपटीशन है ही नहीं वुमेन क्रिकेट की। अगर बात की जाए तो 2-3 देश अच्छा खेलती है वुमेन क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलती है, इंग्लैंड अच्छा खेलती है कुछ मायने में। अगर अपन देखें तो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, उसके बाद पूरा खेल खत्म है। वेस्ट इंडीज में वो वाली बात नहीं रही है जैसी होनी चाहिए। तो फिर 4-5 देशों को कंपटीशन में भी अगर आप इतने सालों में एक नंबर पे नहीं पहुंच पाई है अपनी लीडरशिप के अंदर, तो लगता है कि इनको कुछ ज्यादा ही लंबे समय तक ढो लिया है हमारे चेयर्समैन और सेलेक्टर्स ने। आई डोंट नो व्हाई। तो मैं काफी निराश हूँ इनके कप्तानी से, इनके गेम प्ले से। इनका काफी डिफेंसिव माइंडसेट है। मुझे डिफेंसिव माइंडसेट वाले खिलाड़ी पसंद आते भी नहीं है। आई एम नॉट अ बिग बिग फैन। बिल्कुल गंदा इनका टेम्परामेंट है। सेल्फिश मुझे नजर आती है और छोटे छोटे देशों के खिलाफ भी खेलती हैं। ये यंग लड़कियों को मौका नहीं देती है। तो ये बात है और मुझे इनकी लीडरशिप में काफी फ्लॉज नजर आते हैं जो कि होने नहीं चाहिए। और मैं लीडरशिप में बदलाव देखते हुए सारे फॉर्मेट्स की कप्तानी स्मृति मंदाना को करते देखना चाहूंगा। और एक और चीज है भावेश भाई, आपके डिस्कशन मेरे को एक चीज ध्यान आई। मैंने ये देखा है, जब जब हमें हरमनप्रीत से उम्मीद करते हैं, जैसे मुझे ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप वाला याद आ रहा है पिछले साल। क्या हुआ वहां पे, आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे, ठीक है। अब लॉजिकली तो यही होता है, जो बल्लेबाज लंबा खेल रहा है उसको वो चांस लेना चाहिए। हरमनप्रीत कौर वहां सिंगल लेती है और राधा यादव से बोलती है छक्का मारो। तो मतलब ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, अगर वो आप यूज नहीं कर रहे, तो मेरे को ऐसा लगता है भावेश भाई, इंडिया में 50-50 वर्ल्ड कप है। इससे बेटर आप स्मृति मंदाना को कप्तानी दे दो। एटलीस्ट एक सेंसिबल डिसीजन तो है। बिल्कुल, कप्तानी में मैंने कही दिया कि बदलाव की आवश्यकता है। मुझे बिल्कुल वो मैच याद है। लग ही नहीं रहे थे उस मैच में इनसे बड़े शॉट। और आप अगर तीसरा ओडीआई इंग्लैंड के खिलाफ भी देख लो तो एक ओवर में 12 रन इतने सालों से खेल रही हैं। तो जी, अपेक्षा T20। रखती है कि तो ये बातें करती हैं कि हमको पुरुषों के बराबर पैसा दो, हमारी वुमेन क्रिकेट को सम्मान दो। तो बहन जी, आप सम्मान तो मांगती रहती है मुंह से कि मुझे सम्मान दो, लेकिन वैसा काम भी तो आप करके दिखाओ। पुरुषों के क्रिकेट में पैसा कब आया? जब उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, उन्होंने बिल्कुल। जीतना स्टार्ट किया, विदेशों में जीतना स्टार्ट किया। वरना मुझे अच्छे से याद आता है कि 83 का वर्ल्ड कप जब हुआ था तो खिलाड़ी अपने कपड़े खुद धोया करते थे। कपिल देव की वो बात आपको याद होगी जो उन्होंने कही थी मैं प्रमोशंस के दौरान 1983 मूवी के, कि पैसा बचाने के लिए लॉन्ड्री हम खुद किया करते थे। और इसके अलावा वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं था कि खिलाड़ियों को 25-25 हजार रुपए इनाम दे सके, जिसके लिए लता मंगेशकर को कॉन्सर्ट करना पड़ा। तो मैं इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ टॉपिक को कि पैसा कब आया, क्योंकि खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया। उन्होंने मांग के नहीं लिया कपिल देव ने कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ, मुझको सम्मान दो, मेरे को पैसा दो, ये वो ऐसा नहीं करा उन्होंने। वर्ल्ड कप जीता, बाहर जाके जितना स्टार्ट किया इंडिया ने, तो पैसा अपने आप आया, एडवर्टीजमेंट्स अपने आप आए, स्पॉन्सर्स ब्रांड्स अपने पास आए और पुरुषों की क्रिकेट प्रवान चढ़ी। अब ये मुंह से मांग मांग करके तो ये सम्मान मांगती है। अब तो इनको WPL भी प्रोवाइड कर दिया और इनको जो मेल टीम के स्पॉन्सर्स है वो इनको मिल गए। किट स्पॉन्सर्स दोनों के सेम है, दोनों को सेम लेकिन फैसिलिटी मिलती बाहर है। भी खेलने अलाउड कर दिया, बाहर भी खेल रहे वही, हो, दोनों CPL को खेल सेम रहे हो, तरह का, दोनों को सेम तरह WPL। का ट्रीटमेंट मिलने लग गया। 5 स्टार होटल फैसिलिटी, एब्रोड टूर्स मिलने लग गए। आज अब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया भी जाती है, इंग्लैंड भी जाती है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन दे क्या रही है वुमेन टीम हमको? इन इन रिटर्न क्या दे रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बदले में हमको दिया क्या वुमेन क्रिकेट ने? हताशा, निराशा और वही आखिरी मोमेंट में जाकर के चौक कर देना। जिस तरीके से पुरुषों की क्रिकेट में साउथ अफ्रीका को चोकर माना जाता था, खैर उन्होंने भी अब अपने नाम के आगे से चोकर का खिताब हटा लिया है, क्योंकि अब उन्होंने भी तो WTC टाइटल जीती है। लेकिन वुमेन क्रिकेट का खून कब खोलेगा? हर चीज फैसिलिटी मिल गई इनको, WPL भी करवा दिया, लेकिन फायदा क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो इनके ऊपर मेरे को ये लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना पैसा वुमेन क्रिकेट का पैसों की बर्बादी है। यही पैसा अगर ग्रास रूट स्ट्रक्चर पे छोटी लड़कियों के ऊपर खर्च किया जाएगा तो वो आगे चल करके नई जो क्रॉप आएगी वो ज्यादा बेहतर आएगी, मेरा ये मानना है। बिल्कुल 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 भावेश भाई। भावेश भाई, अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जिसपे हमें बात करना चाहिए, उस टाइम आपसे बात नहीं कर पाया मैं। सबसे पहले तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे आते हैं, विहान मल्डर पे, जिसपे बहुत, अगर सोशल मीडिया की बात करें, कुछ लोगों का कहना है कि विहान मल्डर ने जो डिक्लेयर किया वो बहुत अच्छा किया। आधे पक्ष है कि जब रिकॉर्ड बनाने का मौका हो तो बना डालो, नाम जो है वो हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा। अगर आप 401 रन, 402, 410 बनाते तो हो सकता था कि हिस्ट्री में, मतलब आगे आने वाले 10-20 सालों तक आपका नाम लिया जाता ब्रायन लारा के बाद। इस पे क्या कहना है भावेश भाई, बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए?
सवाल ये नहीं कि बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए था, सवाल ये कि उन्होंने बनाया क्यों नहीं, जबकि कंडीशन सारी फेवर में थी। ऐसा तो है नहीं है कि चौथे दिन का चल रहा था और रिजल्ट निकालने के लिए आपको डिक्लेयर करना था। कुछ क्रेजी डिक्लेयर की अगर मैं अपनी याद ताजा करूं तो मुझे याद आता है कि 196 पे जब सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, एक रेयर पाकिस्तान का दौरा भारत ने किया था। सचिन 196 रन पे नॉट आउट खेल रहे थे और पहली इनिंग ही थी और राहुल द्रविड़ ने इनिंग डिक्लेयर कर दी थी। सुनने में आया था कि सचिन को काफी बुरा भी लगा, तो द्रविड़ ने कहा कि हम एक दिखाना चाहते थे पाकिस्तान को कि हम अपने इंडिविजुअल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलते हैं। काफी कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे, सचिन को भी बुरा लगा था। तो एक मुझे वो याद आता है इस डिक्लेरेशन से रिलेटेड कहानियों के अंदर। और एक मुझे और कहानी याद आती है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन अभी ये चीज काफी ट्रेंडिंग में चल रही है क्योंकि मौका सारी कंडीशन साजगार थी। तो क्यों किया इन्होंने, इसके पीछे कहानी ये है कि वियान मुल्डर ने ये कहा है कि मैं स्कोर बना सकता था और मैं कप्तान भी वो खुद ही, अगर बताना चाहूँ दर्शकों को तो WTC जीते के बाद में जिम्बाब्वे का ट्रेवल कर रही है, तो यंग टीम लेके गए ये लोग। पहले मैच में केशव महाराज कप्तानी कर रहे थे और दूसरे मैच में वियान मुल्डर कप्तानसी कर रहे हैं ना। आज ये एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे इन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी, लेकिन अब ये क्या धीरे धीरे है ना एक बैट्समैन के तौर पे ढलते जा रहे हो। WTC फाइनल भी आपने देखा होगा, ये 3 नंबर पे खेलने के लिए वहां पे भी आए थे WTC फाइनल के अंदर भी। तो बात ऐसी है दोस्त कि इन्होंने डिक्लेयर इसलिए किया, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो रिकॉर्ड होते हैं ना वो महान खिलाड़ियों के नाम पर ही शोभा देते हैं। मैं ब्रायन लारा की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और वो एक लेजेंड रहे गेम के। मैं अपने आप को एक लेजेंड के तौर पे नहीं देखता, तो मैं चाहता हूँ कि जो ये सम्मान है, ये रिकॉर्ड ये लेजेंड के नाम पर ही रहे, जो बेहतर है। और उन्होंने कहा, और एक दिल छूने वाली बात कही वियान मुल्डर ने कि मेरे को दोबारा जब ऐसा मौका मिलेगा तब भी मैं ऐसे ही करूंगा जैसे मैंने अभी किया है, क्योंकि बड़े रिकॉर्ड्स हमेशा लेजेंड्स के नाम के साथ शोभा देते हैं। और इसके बारे में मैंने अपने कोच से भी सलाह ली, उन्होंने मुझे ये कहा कि रिकॉर्ड है वो लारा के नाम पर ही रहना चाहिए। तो कितना बढ़िया दरियादिली दिखाता है वियान मुल्डर की है कि उन्होंने मौका होने के बावजूद भी ब्रायन चार्ल्स लारा जो कि एक बहुत बड़े लेजेंड रहे उनको रेस्पेक्ट देते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम नहीं किया है। ये क्रिकेट जगत के अंदर ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ पे खिलाड़ी पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं। बाबर आजम का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मोहम्मद रिजवान का एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि जहां पर ये लोग 2-2 सालों से, 2.5-2.5 सालों से, चाहे T20 रैंकिंग हो चाहे ODI रैंकिंग हो, टॉप 5 में रहते हैं, टॉप 3 में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट की क्या हालात है वो आप देखते हो भली भांति। पाकिस्तान की टीम टॉप 7 में भी नहीं आ पाती है, 7वें 8वें नंबर पे इनकी टीम रहती है। ये पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलने वाले खिलाड़ी। वहीं दूसरी ओर वियान मुल्डर जैसा खिलाड़ी है, एक ऐसा रिकॉर्ड उसके नाम आने वाला था जो कि शायद कभी टूटता भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट है वो कम होती जा रही है और जिस तरीके से बातें चल रही है कि 5 दिन का टेस्ट मैच खत्म करके 4 दिन का कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें चल रही है। और अगर आपको ध्यान होगा तो 4 दिन का टेस्ट मैच खेला भी गया अभी हाल ही के अंदर। इंग्लैंड ने खेला 4 दिन का टेस्ट मैच, शायद आयरलैंड के साथ खेला, किसके साथ खेला है मुझे याद आ रहा है आयरलैंड के एक। साथ, आयरलैंड के साथ। हाँ, हाँ। तो 4 दिन के टेस्ट मैच को भी एक देखा जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पर। जिस तरीके से बातें चल रही है वो दिन दूर नहीं है जब ये 4 दिन के टेस्ट मैच भी होने लग जाएंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड आजकल क्रिकेट चल रही है, तो ऐसा रिकॉर्ड बन जाता उनके नाम पे, वियान मुल्डर के नाम पे, जो कभी टूटता ही नहीं। लेकिन उन्होंने लेजेंड का सम्मान दिखाया है और जो जेंटलमैन्स गेम ऑफ क्रिकेट उसकी उन्होंने लाज रखी। और कुणाल भाई, मुझे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और याद आता है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क टेलर, जिनका आपने नाम सुना होगा, मार्क टेलर, जो कि स्टीव वॉ से पहले कप्तानी किया करते थे। स्टीव वॉ से पहले जो कप्तान थे, लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे, बहुत लेजेंड हुए मार्क टेलर, आपने जरूर उनका गेम देखा होगा। तो वो भी एक बार टेस्ट क्रिकेट में 334 रन पे नॉट आउट खेल रहे थे कुणाल भाई, और उन्होंने भी इनिंग डिक्लेयर कर दी थी। और इसके पीछे जब उनसे कारण पूछा गया था तो उन्होंने बताया था कि उस समय पे ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था टेस्ट मैच की एक इनिंग का, वो 334 था, जो कि सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के नाम पे था, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। तो मार्क टेलर ने कहा था कि मैं सम्मान के तौर पे इनिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको सरपास नहीं करना चाहता, उनके रिकॉर्ड को मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और हम नहीं चाहते कि हम डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ें।
तो इसलिए मार्क टेलर ने भी उस समय इनिंग डिक्लेयर करी थी, जो कि कप्तान थे 334 रन पे। तो ये ऐसे एग्जांपल मिलते हैं क्रिकेट में, जो कि इस गेम के जेंटलमैन्स गेम होने के टैग को फुलफिल करते हैं। तो चाहे वो मार्क टेलर हो, चाहे वियान मुल्डर हो, इन्होंने लेजेंड्स को रेस्पेक्ट देने का फैसला किया जबकि परिस्थितियां इनके हक में थी। तो सैल्यूट है भाई इस बंदे को, और ये ट्रेंड हो रहा है, बिल्कुल परफेक्टली हो रहा है। इसको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जहां वियान मुल्डर का पोस्ट आप देखें, #रेस्पेक्ट जरूर लिख करके उनको रेस्पेक्ट जरूर प्रदान करें। बिल्कुल बिल्कुल भावेश भाई, अब हम चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, जो कि एडविंगस्टन में बर्मिंघम में भारत की पहली जीत है। बहुत समय हो गया, आखिरी बार ड्रॉ हुआ था यहाँ पे 1986 में। उसके बाद जब भी हम, चाहे कप्तानी विराट की कप्तानी हो, गांगुली की हो, हम हार ही रहे हैं। शुभमन गिल के नाम ये आया है। और भावेश भाई, कितना ट्रोल हुआ उस दिन जब हम लोग बात कर रहे थे सिलेक्शन पे। उस दिन से जब तक पहला टेस्ट मैच शुरू नहीं हुआ, शुभमन गिल को इतना ट्रोल किया, आप स्विंग खेल नहीं पाते, ओवरसीज सेंचुरी नहीं है, एक वो नहीं है। लेकिन भावेश भाई, कमबैक हो तो ऐसा, मतलब रन इतने बना दो कि सामने वाला बोलने लायक ना रहे। 2 मैचों में लगभग लगभग 550 रन बना दिए। कैसे देखते हैं शुभमन गिल को, जिस तरह से उन्होंने बल्ले से जवाब। क्या बढ़िया बात याद दिलाई है आपने। आप ही के चैनल पे मैं आया था और मैंने कहा था कि 4 नंबर पे शुभमन गिल खेलेगा, अगर आपको याद होगा तो। जी उस समय तो लोग ये कह रहे थे कि 3 नंबर पे खेलना चाहिए शुभमन गिल को, 4 नंबर पे करुण नायर को खेलना चाहिए। लोग ऐसी बातें कर रहे थे उस टाइम पे, मुझे अच्छे से सारी बातें याद है। और मैंने कहा था कि ये एक लेजेंड की पोजीशन है, जहां पे भारत की लेजेंड खेला। आपको याद होगी मैंने ये बात बोली थी कि पहले सचिन तेंदुलकर खेलते थे, फिर विराट कोहली खेलते थे, अब ये प्रिंस खेलेगा 4 नंबर पे। और मैंने कहा था कि विराट कोहली जब कप्तानी करने आए तो मैंने कंपेयर की थी दोनों की कि अपनी सिमिलैरिटी है दोनों में। मैंने कहा था कि विराट कोहली ने जो कप्तानी हाथ में ली थी ना, तभी ऐसी सिचुएशन में ली थी और 4 सेंचुरी करी थी ऑस्ट्रेलिया में। और मैंने कहा था आपको कि शुभमन गिल हो सकता है कि वैसे ही 4 सेंचुरी या उससे अधिक करके दिखाए इंग्लैंड के दौरे पे। देखो मेरी बातें कहीं हद तक सही साबित हो रही है। और जिस तरीके से खेल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं अगर 2-3 सेंचुरी और कर दे शुभमन गिल और 1000 रन प्लस कर दे सीरीज में। और क्या अमेजिंग स्टोरी है यार इस बंदे की। फजिल्का एक ऐसा गांव पंजाब का जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना नहीं, जिस गांव का नाम फजिल्का था, वहां से ये निकलता है। इसके फादर काफी सेक्रीफाइसेस करते हैं, इसके क्रिकेट के लिए सिटी में आते हैं चंडीगढ़ वगैरह में, और इनको मौका देते हैं आगे खेलने का। और जिस तरीके से एज लेवल क्रिकेट में, चाहे वो अंडर 19 हो, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, क्या कमाल की बल्लेबाजी करी। वहीं से इनका नाम चमकना स्टार्ट हो चुका था कि लड़का आगे चल के कुछ करेगा। पृथ्वी शॉ कप्तान थे, शुभमन गिल वाइस कप्तान थे। उसके बाद में चाहे वो गाबा का ढाबा खोलना हो, जहाँ पे उनकी 91 रन एक क्रूशल नॉक साबित हुई। और अब उनका ये जो इमरजेंस हुआ है, देखिए कुणाल भाई, 25 साल की आयु के अंदर एक ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने अपना नाम कर लिया कि टेस्ट मैच में दोहरा शतक हो गया, ओडीआई में दोहरा शतक हो गया, T20 में, इंटरनेशनल T20 में सेंचुरी हो गई, आईपीएल में सेंचुरी हो गई, आईपीएल में कप्तानी मिल गई, हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर 430 में सेकंड नंबर पे, ग्राम गुज के जस्ट पीछे। एक ही टेस्ट के दोनों पारियों में 250-150 रन करने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बन गए आज तक के क्रिकेट के इतिहास के अंदर। उसके अलावा सेना कंट्री में ट्रेवल करते हुए दोहरा सेंचुरी बनाने वाले इकलौते एशियन कप्तान बन गए हैं। एशियन कप्तान की बात कर रहा हूं मैं, भारत के कप्तान की बात नहीं कर रहा हूं। सेना कंट्री के अंदर किसी भारतीय कप्तान का ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर हो गया। तो ये ऐसे रिकॉर्ड उन्होंने 25 साल की उम्र में बना दिया है, मतलब जिसका उम्मीद आदमी करता है कि जब मैं रिटायरमेंट लूंगा तब मेरे ऐसे रिकॉर्ड मेरे नाम के सामने होंगे। तो गिल है, उसने दिल जीत लिया, और 25 साल के अंदर उसके पास अगर ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, तो अभी तो सिर्फ उसने शुरुआत ही की अपने कैरियर की। अभी तो उसको 3 साल ही हुए क्रिकेट खेलते खेलते। अगर ऐसे ही चलता रहेगा, मुझे लगता है कि ऐसे तमाम रिकॉर्ड उसके सामने होंगे और तमाम दुनिया शुभमन गिल के कदमों के नीचे होगी। तो मैं बहुत खुश हूँ शुभमन गिल के लिए। वेल डन शुभमन गिल, ऐसे चलते रहो और पंजाब का और देश का नाम रोशन करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिया जी आ चुकी हैं हमारे। रिया, कैसे हो आप? ठीक हूँ। हाय कुणाल, हाय भावेश जी। बहुत दिन बाद आपसे मतलब मीटिंग में बात हो रही है। थैंक यू। ओके, सो रिया, आते हैं वुमेन टीम पे। सबसे पहला क्वेश्चन स्मृति मंदाना पे। कैसा लग रहा है सुन के, पहली महिला जिसने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी मारी है? अच्छा खेली। मैं देख रही थी उसका इंटरव्यू, वो दे रही थी कि
उसका कुछ बात हुआ था आई थिंक राधा यादव से, और राधा यादव ने उसको ऐसे ये किया था कि लाइक तुम 100 मार दो 70-80 में आउट हो जाते हो, और उसने फिर 100 मार ही दिया, तो वो अच्छा था। आई थिंक अच्छा रिया, स्मृति जी मंदाना काफी बोलिए। कांस्टेंट प्लेयर है। नहीं ये तो है, मतलब ये बात तो मैं मानूंगा, क्योंकि अगर आप पिछले साल से रिकॉर्ड उठा के देख लो रिया, एक लौती T20 प्लेयर है जिसने बैक टू 50 मारी है 2020 में, जितनी भी सीरीज हुई है, तो वो भी है। अच्छा रिया, अगर मैं डिफरेंस पूछूं स्मृति मंदाना की कप्तानी और हरमनप्रीत में, फर्क क्या, दोनों में क्या फर्क है? हरमनप्रीत का ज्यादा एक्सपीरियंस है स्मृति से। लेकिन वो दिखता क्यों नहीं है, मतलब मैच जिताने का टाइम आता है तो हरमनप्रीत मैच क्यों नहीं जिता पाती? लास्ट मैच भी हारे, छक्का मारना था यार, 6 तो मारो यार, कितना टाइम हो गया खेलते खेलते, एक छक्का ही तो लगाना था। मुझे हरमनप्रीत का कैप्टेंसी ज्यादा अच्छा लगता है स्मृति मंदाना से। बट ये जो आरसीबी का जो कप्तानी करते करते स्मृति मंदाना सीख गई है, वो अच्छी बात है, बट उससे पहले तो मुझे मतलब हरमनप्रीत के अलावा और कोई दिखता भी नहीं था। ओके, कह सकता हूँ कि मतलब अच्छा आंसर है। भावेश जी, आप नहीं देखते वुमेन्स क्रिकेट? भावेश जी तो मैं सब कुछ सारे देखते हैं। मैं सारे क्रिकेट देखता हूँ, भावेश जी से पूछो क्या नहीं देखते, मेजर लीग क्रिकेट सारे क्रिकेट फॉलो करता हूँ मैं। वो सारा फॉलो करते हैं। सही है। हरमनप्रीत कौर एक डिफेंसिव माइंडसेट वाली खिलाड़ी है जिसको जो कभी क्रिकेट का भला नहीं कर सकती है। सेफ और कुछ है तो हरमनप्रीत कौर, और कोई बदलाव की दिशा में आगे बढ़ना है तो स्मृति मंदाना हो गई, दीप्ति शर्मा हो गई, इस तरह की खिलाड़ियों को कप्तानी सौंपनी पड़ेगी। दीप्ति शर्मा के पास भी इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना, और जिस तरीके का उसका स्ट्रीट स्मार्ट दिमाग उसका दीप्ति शर्मा का, मुझे लगता है कि अगर उन्हें भी अगर कप्तानी मिलती है फ्यूचर में तो बहुत अच्छा काम करके दे सकती हैं। और मुझे हरमन लगता है कि जो इंडियन जो प्लेयर्स है उनमें वो जो कैप्टेंसी वाला जो एक्सपीरियंस है वो है ही नहीं। एक हरमनप्रीत के पास है, अभी स्मृति के पास हुआ है, और है कौन? अगर किसी को कप्तानी दोगे ही नहीं तो ऐसा ही फील होगा। ये जितनी भी लड़कियां आप देखते हो, ये कोई रेलवे के लिए कैप्टेंसी करती है, कोई सर्विसेज के लिए कैप्टेंसी करती है, कोई दिल्ली की करती है। ऐसा थोड़ी नहीं कि इंडिया की तमाम जितनी भी स्टेट की टीम है सबकी कप्तानी हरमनप्रीत कौर करती है, या हरमनप्रीत की टीम, या ऐसा थोड़ी ना कि हरमनप्रीत की टीम ही हमेशा वुमेन क्रिकेट का जो डोमेस्टिक चल रहा होता है उसमें टूर्नामेंट जीतती है। आप उठा के देखो डोमेस्टिक में ये लड़कियां जो है ना, ये आप वही डोमेस्टिक उठा के देखो, आप डोमेस्टिक उठा आप इंटरनेशनल डोमेस्टिक उठा, सुनो मेरे को, आप डोमेस्टिक उठा के देखो लड़कियां अपनी टीमों को स्टेट जिताती हैं सारे टीमों को हरा करके। तो ऐसा थोड़ी ना, अगर आप मौका ही नहीं दोगे, अगर एक रेस में एक जना ही दौड़ रहा है तो वही फर्स्ट आएगा और वही सेकंड आएगा और वही लास्ट आएगा। मौका तो देके देखो, 20-20 साल हो गए कप्तानी करते हुए, जिताया क्या है? इतने सारे आईसीसी इवेंट हो गए, 8-10 आईसीसी इवेंट खेल लिए, मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू मिला इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम को। रोते रहते हैं कि फाइनल हार गए, तो दिया क्या इस लेडी ने? अगर कोई बदलाव करते हैं, अगर यंगस्टर के साथ हार जाओगे तो मंजूर है, लेकिन ये बुढ़ापे में इसको कप्तानी करवा रहे हैं, ये बूढ़ी खेले जा रही है लगातार और कुछ मिल नहीं रहा इंडिया को इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी, तो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है इसके साथ जाना। लेकिन अभी अभी तो ये WPL स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी 5 साल रुक जाइए, फिर आई थिंक इंडिया फिर परफॉर्म करने लगेगी। व्हाट इज WPL? अपनी जो जानी पहचानी इंडिया की खिलाड़ी वो परफॉर्म करती है, फॉरेन खिलाड़ी पूरा डोमिनेट करती है, चाहे वो एलिस पेरी हो चाहे कोई और खिलाड़ी हो, और अपनी खिलाड़ी हैं उनके शेडो में खेलती रहती हैं, और कुछ जो नाम है उन्हीं नामों को हम बार बार सुनते रहते हैं, नया नाम को चमक के आता नहीं है। तो ये कुछ नहीं है, ये WPL इट्स है फ्रेंचाइजी क्रिकेट जो पैसा बनाने के लिए बनी हुई है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया को भला करने वाली नहीं है। लेकिन देखिए जैसे IPL स्टार्ट हुआ था तब ऐसा लगता नहीं था, बट फिर IPL से कितने सारे प्लेयर्स मिले, वैसे ही WPL से भी प्लेयर्स मिल रहे हैं अभी। लेकिन आईपीएल के 20 सीजन हो गए थे और इंडिया ने एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता था। अगर आईपीएल इतनी टॉप चीज होती तो इंडिया को हर साल वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था, हर 2 साल बाद में, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 हर 2 साल बाद होता है। लेकिन जो हमारे जो टॉप प्लेयर्स है वो तो IPL से ही आए हैं मैक्सिमम, आप अगर देखें तो।
तो फायदा क्या है उस चीज का? अगर आप विमल टूर्नामेंट जीत रहे हो, नटराज टूर्नामेंट जीत रहे हो, पान पराग टूर्नामेंट जीत रहे हो, उसका फायदा क्या है? वर्ल्ड कप तो हमने इतने साल बाद, 20 साल बाद अब जीता है ना, तो ये सारे टूर्नामेंट जीत लो और वर्ल्ड कप नहीं जीतो तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो टैलेंट होने से कोई मतलब नहीं होता है, जगह पे परफॉर्म करने से मतलब होता है। चलो देखते हैं कल के मैच में क्या होगा। अच्छा रिया, मैं तो अगर फर्स्ट मैच से हम देखें, बाल फर्स्ट उसके मैच लटक में गए, स्पिन, मैं तो कह रहा हूँ बाल लटक गए हरमनप्रीत कौर के, डाई करा करके सफेद बालों में काले कलर करा करके क्रिकेट खेल रही है। तो यास्तिका भाटिया जैसी यंगस्टर की पोजीशन मार रही है, हरलीन देओल जैसी खिलाड़ी की पोजीशन मार रही है, तेजल हरबंस जैसी खिलाड़ी की पोजीशन मार रही है, प्रतिका रावल जैसी खिलाड़ी की पोजीशन मार रही है। इस बुढ़ापे को बाहर करके इनको कहो कि रेस्ट करो, आपका कोचिंग करने का उम्र आ गया, अभी ये खेलने का उम्र नहीं है आपका। इतना क्या मोह होना, अगर करना होता तो इतने साल में कर चुकी होती देश के लिए, लेकिन उन्होंने कभी भी सही टाइम पे कंट्री के लिए क्लिक नहीं किया। उनके इतने साल के क्रिकेटिंग कैरियर में उनकी मुझे एक ही स्टैंड आउट नॉक याद आती है, जो उन्होंने 50 ओवर के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जो 172 रन की इनिंग खेली थी ना, वो इनिंग के बाद मुझे उनकी कोई यादगार इनिंग याद नहीं है, जबकि इतना सारा उन्होंने क्रिकेट खेला है। तो ये साफ दिखाता है कि इनकी परफॉर्मेंस आई नहीं इंडिया के लिए। ठीक है। अच्छा रिया, फर्स्ट मैच में स्पिन डोमिनेशन रहा, सेकंड में भी मतलब मैं कह सकता हूँ कि अभी तक हमारे स्पिनर्स मैच जिता रहे हैं, बट थर्ड मैच में थोड़ा उल्टा हुआ, मतलब हमारे जो स्पिनर्स है वो विकेट ले ही नहीं पाए। तो फोर्थ T20 में क्या उम्मीद कर सकते हैं रिया? क्या इंडिया की जो है वो कमजोरी पकड़ी गई है, या फिर स्पिन पे ही फिर से हम रिलाय होंगे? क्योंकि एक ही फास्ट बॉलर खेल रहा है, वो अरुणित रेड्डी। मैं अमनजोत कौर को फास्ट बॉलर नहीं मानता। अमनजोत कौर एक काम चलाओ बॉलर है, वो बैटिंग करती है बट बॉलिंग उससे होता नहीं है। तो रिया, इस पे क्या कहना है आपका कि एक फास्ट बॉलर से क्यों खेल रही है टीम इंडिया, स्पिनर क्यों खेल रहे हैं? मैं तो टीम देखने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। ये जो फोर्थ वाला होगा इसमें टीम कैसी बनेगी, कौन कौन होगा, बट नहीं देखो, देखो देखो हाँ आपको तो स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है, देखो रिया के हमारे पास ऑप्शन नहीं है। देखो सियाली सत्यगिरे और क्रांति गौर है। क्रांति गौर अभी अभी जस्ट अभी WPL खेलना स्टार्ट किया इस सीजन में। ये जो चरनी है ये मुंबई इंडियंस की प्लेयर है ना? मैं वही कह श्री रहा हूँ ना कि चरनी। आपने कंडीशन देख के टीम नहीं बनाई है, ये आपने वैसी टीम बना ली है जिसने ट्रॉफी ज्यादा जीती है, उसी के प्लेयर भरते रहो। अमनजोत कौर, यार इसकी बॉलिंग देख लो ना, लगेगा कि यार इससे बेहतर कोई और बॉल डाल देता है सच में। अमनजोत कौर मतलब कैसे काम चला रहे हो एक फास्ट बॉलर से, मैं यही सोच के हैरान हूँ। एक फास्ट बॉलर सिर्फ, ओनली वन, अरुणधति रेड्डी। और इंग्लैंड वाले देखो सामने 3-3 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं प्रॉपर। अरे टेंशन मत लो, इंडिया जीत जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ, क्या स्पिन पे हम भरोसा करके मतलब ये सीरीज उठा लेंगे? भावेश भाई आपको भरोसा है स्पिन से हम जीत जाएंगे अब बाकी बचे हुए मैचेस, जिस तरह से तीसरे मैच में एक्सपोज हुआ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो ये वाली बात यहाँ पे सही साबित हो रही है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, क्योंकि है ही नहीं ना बैकअप में। अमनजोत से नहीं कराओगे नया बॉल तो किससे कराओगे? कोई नया बॉल फेंकने वाली खिलाड़ी मुझे नजर ही नहीं आ रही। आप अरुंधति रेड्डी का नाम ले रहे हो, आपने देखा उनको? उनके सामने जो विकेट कीपर है वो स्टंप पे बैठी रहती है और वो सिर्फ अपने स्लोअर कटर्स पे रिलाय करती है। उनकी एक भी बॉल है वो 120 के पार नहीं जाती अरुंधति रेड्डी की। तो वो मोर देन मीडियम पेसर मुझे एक ऑफ ब्रेक बॉलर नजर आती है जो कि रेयरली तेज फेंक देती है। सारे विकेट जो उनको मिले थर्ड T20 में, वो भी तब मिले जब इंग्लैंड की टीम है वो एक्सेलरेट करने की कोशिश करी थी। तो वो भी एक तरीके से अमनजोत जैसी बॉलर है, अरुंधति रेड्डी भी आजकल। कि मैं सरप्राइज हूँ कि एक जमाने पे ये इंडिया की वन ऑफ द क्विकेस्ट बॉलर हुआ करती थी। तो पूजा वस्त्र करके बाद में इन्हीं का नाम आता था तेज गेंदबाज के अंदर, जो स्पीड फेंकती थी। वही दूसरी हाँ ओर आप इंग्लैंड देखो, आप लॉरेन फ्लायर की, यार क्या गजब की गेंदबाजी है। मैं तो देख के इम्प्रेस हो गया, इतना पेस। मुझे तो लगता है कि भुवनेश्वर कुमार से तेज बॉल फेंकती है लॉरेन फ्लायर, जो उनकी स्किड करके बॉल आ रही थी जिस साइड पे कीपर पकड़ रही थी। मतलब भुवनेश्वर कुमार से स्पीड निकाल रही थी लॉरेन फ्लायर। तो मैं उस गेंदबाज से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। आप लॉरेन बेल का एग्जांपल देख लो, आप इजी वोंग का एग्जांपल देख लो, कितना क्विक पेस इन लोगों के पास में है। तो कुनाल ये जो लॉरेन बेल है, ये तो आईपीएल में उतना मैचेस भी नहीं खेलती है ना, बैठे रहती है बेंच में।
आप ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल देख लो, उनके पास में सदरलैंड है, डार्सी ब्राउन है, उनके पास क्विक पेस मौजूद है, और न्यूजीलैंड के पास ली ताहूहू मौजूद है। तो हमारे पास में क्विक बॉलर क्यों नहीं आ रहा है? वेस्ट इंडीज के पास में डोल्टन है, तो हमारे पास क्विकनेस क्यों नहीं है? ये बात समझ में नहीं आ रहा। इतना पैसा खर्च कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन दो नए बॉलर नहीं मिल पा रहे हैं, स्पीड वाले बॉलर नहीं निकल पा रहे हैं, टैलेंट हंट नहीं हो पा रहा है। तो मेरे हिसाब से वुमेन क्रिकेट की स्टेटस से बड़ी पैथेटिक हैंड्स के अंदर है, और मैनेजमेंट भी इनका पुअर है, प्लेयर्स भी पुअर है, इसलिए वुमेन टीम वो अच्छा नहीं कर पा रही है। इंग्लैंड की कंडीशंस में जा करके, जहां पे ये तो तब की स्थिति है कुणाल भाई, जब हम लोग पहले बैटिंग कर रहे थे, बाद में बैटिंग कर रहे थे। अगर ये सेकंड इनिंग बैटिंग इंग्लैंड कर रही होती तो बहुत सारा ड्यू था। ये स्पिनर बॉल कैसे करते, ये बात मेरी समझ में नहीं आती, कैसे करते। तो इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाके हमको स्पिनर्स पे रिलाई होना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे स्पिनर बहुत ज्यादा धुरंधर है, बात ये है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और जो रिसोर्सेज है उसी से हम काम निकाल रहे हैं। एक बात और भी माननी पड़ेगी कि इंग्लैंड वाले स्पिन को खेल नहीं पाते, ये रियलिटी है। इंग्लैंड वाले स्पिन खेल नहीं पाते, वो दिख गया था हमें पहले 2 T20 में। जैसे स्पिनर आए उनकी हालत खराब, उनको लग रहा है कि बॉल सीधे आएगी या साइड में जाएगी। इनके जो स्पिन खेलने वाले खिलाड़ी है नैथली सीवर, वो भी खेली नहीं। और एक हैदर नाइट बहुत अच्छा स्पिन खेला करती थी, इनकी पूर्व कप्तान हुआ करती थी हैदर। हाँ, कमेंट्री कर रही है। वो अभी रिटायर ले चुकी है, तो वो खेल नहीं रही है। और एमी जोन्स है ना, जो इनके लिए पहले ओपन करने आती थी, वो 6 नंबर पर आ रही, वो स्पिनर की अच्छी खिलाड़ी है। जो लड़कियां ऊपर आ रही है ना, वो यंगस्टर्स है इनकी, जो कि अपना पैर जमा रही है। और डैनी वाइट बहुत अच्छा स्पिन खेल लेती है, और आपने उसका देखा होगा गेम, अटैकिंग गेम प्ले जो उसने किया डैनी वाइट ने। तो बाकी खिलाड़ी यंगस्टर्स है इनकी, लेकिन फिर भी जो इस तरीके से डैनी वाइट ने, सोफी डंकली ने मैनेज किया, बहुत अच्छा किया। ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ देंगे तो फिर हम आसानी से मैच जीत जाएंगे। बिल्कुल, ओके, ठीक है। अच्छा, जाते एक बात और रिया से पूछना चाहूंगा ऋषभ पंत के ऊपर, कि मैं इसको ना टेस्ट रिया ने कहा था, और रिया को मैं बता देता हूँ, इस टेस्ट सीरीज में बैक टू बैक एक मैच में 2 शतक लगाने वाला पहला विकेट कीपर बैट्समैन है, पहला एशियाई बैट्समैन है जिसने एक मैच में 2 शतक मारे। तो रिया, अब आप अपना स्टेटमेंट चेंज करोगे या एक्सप्लेन करोगे कि आप ऋषभ पंत को टेस्ट क्रिकेटर क्यों नहीं मानते? मैं नहीं, मेरा बोलना तो ये नहीं था कि वो टेस्ट मैचेस नहीं खेल सकता है, फिर टेस्ट प्लेयर नहीं है। बट एक होता है ना, जैसे जो लोग मतलब एक होता है जैसे टेस्ट का नाम लोगे तो उसी का नाम आएगा। तो वैसे ऋषभ पंत है नहीं, मतलब टेस्ट में क्या है कि बहुत डिफेंसिव खेलना पड़ता है, लेकिन ऋषभ पंत वो करता नहीं है। कभी उसको जब मन करे तब वो मार देता है, कहीं भी मार देता है। इसके लिए मैं बोल रही थी कि अगर वो टेक्निक आपको रिजल्ट, तो अगर उस टेक्निक से आप रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हो, टीम को फायदा होता है। ऐसे टेस्ट नहीं खेलते ना, मतलब आजकल तो चेंज हो गया है, आजकल तो मतलब ठीक है खेल लेते हैं। पर जैसे हम लोग जो टेस्ट मैचेस जानते हैं कि खेल रहे तो खेल रहे 1 दिन 2 दिन करके, वैसा वाला नहीं है ना ऋषभ पंत। पर ठीक है, अब वो रिजल्ट दे रहा है तो अच्छी बात है। भावेश भाई, मानते हो सभी को पुजारा बनने की जरूरत है क्या? कोई ऐसा भी तो होना चाहिए तेज खेले। ये जो क्रिकेट नहीं खेले होते हैं उनसे ये सवाल क्या उनसे पूछोगे तो ऐसे ही जवाब देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि एक ऐसा खिलाड़ी जो कि 25 साल की उम्र में 8 शतक बना चुका है, धोनी, जिसने की ताउम्र क्रिकेट खेली सेना कंट्री में, उसकी एक सेंचुरी नहीं है, एक सेंचुरी नहीं है सेना कंट्री के धोनी की, जबकि इतना ओवर हाइप खिलाड़ी है वो। और उसके बाद में 8 सेंचुरी मार देना 25 साल की उम्र में। और वो आप ये सेंचुरी देखो किस कोज में आई है, हमेशा या तो मैच बचाने के लिए आई है या जिताने के लिए आई है, फाइटिंग कंडीशन के अंदर आई है। साउथ अफ्रीका के अंदर उनकी सेंचुरी, इंग्लैंड के अंदर उनकी सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी सेंचुरी, तो और क्या जान लोगे बच्चे की। और उसके अलावा 7 बार वो 90s के अंदर आउट हुए कुणाल भाई, 7 बार। अगर आप देखिए, अगर वो 7 में से 4 को भी भुना लेते तो 12 सेंचुरी उनकी होती है अभी। मैं ये कहता हूं कि ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी आज की तारीख में इंडिया के पास होना, ये इंडिया की खुशकिस्मती है। जो ड्रेसिंग रूम का माहौल बना के रखता है, जो स्टंप माइक पे बोलता रहता है, आप सुनते रहते हैं किस प्रकार का उसका माइंडसेट है। मेरे नजर में ऋषभ पंत है वो इंडिया का नंबर 1 प्लेयर इस समय, इंपैक्ट प्लेयर की अगर बात करी जाए। और ये रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट बन चुकी है आजकल की,
और लोग कहते हैं कि टेक्निक टेक्निक टेक्निक, अरे काई की टेक्निक, टेक्निक तो संजय मांजरेकर की बहुत आउटस्टैंडिंग थी, बड़ा कॉपी बुक था, पैर आगे निकाल करके फ्रंट फुट डिफेंस करता था, बैक फुट पे बहुत अच्छा डिफेंस करता था, लेकिन एवरेज उसकी मिड-30s में। तो ऐसी टेक्निक का फायदा क्या जो रिजल्ट नहीं दे पा रही है। टेक्निक वेक्निक कुछ नहीं होती, जिस टेक्निक से रन बनते हैं वो बेस्ट टेक्निक होती है। जूता हवा में जाओ, पैर हवा में जाओ, अगर बंदा रन कर रहा है मेरी नजर में वो भी सबसे बेस्ट प्लेयर है। मैं आई डोंट केयर कि रन कैसे आ रहे, मुझे बोर्ड पे रन चाहिए, और अगर रन आ रहे हैं तो मुझे और वो भी तब चाहिए जब टीम को जरूरत हो। आप टीम की जी। जरूरत के हिसाब से खेलें, दैट यू आर द बेस्ट। अफ्रीका में बड़े बड़े लेजेंड्स की सेंचुरी नहीं है, इंग्लैंड के बिल्कुल अंदर मल्टीपल सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेंचुरी, यार क्या यार, मतलब ये तो गोड लेवल, नेक्स्ट लेवल खिलाड़ी है भाई ये। और मैं तो बिल्कुल भावेश भाई, न्यूजीलैंड पे नजर है, न्यूजीलैंड जाके शतक मारो एक और। ऋषभ पंत जब रिटायर होंगे ना तब इनके नाम पे 25 तो टेस्ट सेंचुरी होगी, और इतने रिकॉर्ड होंगे कि कोई दुनिया का विकेट कीपर बैट्समैन, मैं तो ये काउंट कर रहा था कि संगकारा से ही कितना पीछे है, मैं तो उनको संगकारा के समकक्ष देखने लग गया हूं। तो मैं चेक कर रहा था तो मैंने पाया कि संगकारा जो कि वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ गेम माने जाते हैं विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे, उनके 21 सेंचुरी है। मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से ऋषभ पंत का बल्ला चल रहा है, ऋषभ पंती चल रही है, ये 21 नहीं 25 सेंचुरी मारेगा। कुमार संगकारा पानी भरेंगे इसके सामने जब ये रिटायरमेंट लेगा और अपने बूट हैंग करेगा ये। तो ये है, ऋषभ पंत हीरा है, इस हीरा के अंदर इसी का गेम चलेगा, और दिन दूर नहीं है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर कैप्टन भी बने इंडियन टीम का। अभी तो कप्तान नहीं है, गिल नहीं इंजर्ड होगा, तो मैं ऋषभ पंत को कप्तानी भी देखना चाहूंगा, अभी ये मौका मिलता है तो कैसी कप्तानी करके दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भावेश भाई आज के डिस्कशन के लिए, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो बनी है। एंड मैं चाहूंगा कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भावेश भाई को भी आप फॉलो कर लेना, इनके फेसबुक को फॉलो कर लेना, और उसमें भावेश गुजराती है ना। कुणाल भाई, टेक्निक की अगर बात करें तो ऐसे तो आप देखो वीरेंद्र सहवाग है, हम्म उनका कोई ऐसा टेक्निक नहीं था, बस वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे रिलाई करते थे, उनका पैर नहीं चलता था, उनका बस हैंड आई कोऑर्डिनेशन से रन बनाते थे। उनके नाम पे 2 ट्रिपल सेंचुरी है, एक 295 रन है। तो जो टेक्निक आपको रिजल्ट दे रही है वो बेस्ट टेक्निक होती है। एम आई राइट कुणाल भाई? बिल्कुल भावेश भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद भावेश भाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आई होपफुली जब हम सीरीज जीत जाएं तब सेलिब्रेट करेंगे, वुमेन्स टीम एक बार जीत जाइए मैच। कुछ कुछ भी जीतो कुछ भी हारो, इस बुढ़ापे को निकालो टीम से, मैं कह रहा हूँ बुढ़ापा डाई करा की खेल रही है यार, हद होती है मतलब यार। बिल्कुल बिल्कुल भावेश भाई, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच भावेश भाई, थैंक यू। धन्यवाद। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब